हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था स्टोक्स थ्योरम के बारे में। तो स्टोक्स थ्योरम क्या थी कि अगर हम किसी भी एक बॉडी को किसी एक फ्लूइड के अंदर अगर हम उसको रख दें या फ्लूइड के अंदर उसको हम प्लेस कर दें तो क्या होगा कि उस बॉडी के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स लगती है। ठीक है, क्या लगती है? विस्कस फोर्स लगती है, जो कि स्टोक्स थ्योरम हमें क्या बताती थी कि वो जो विस्कस फोर्स होती है दैट इज योर F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये हमें स्टोक्स थ्योरम जो है वहां पर बताती थी। ठीक है, तो हम इतनी बात जानते हैं कि जो यहां पर v हमारे पास होता है ये क्या होता है? दिस इज योर टर्मिनल वेलोसिटी। v क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी होती है। स्टोक्स थ्योरम के अंदर F is the viscous force and V is the terminal velocity। अब बॉडीज, जब भी हमारे पास कोई बॉडी किसी भी फ्लूइड के अंदर जाती है तो फ्लूइड के अंदर जब वो मोशन करती है तो जैसे जैसे वो मोशन करती जाएगी वैसे वैसे उस पर उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स होती है वो बढ़ती जाती है। विस्कस फोर्स रिलेटिव मोशन के साथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो अब होगा क्या? टर्मिनल वेलोसिटी की जो हम डेरिवेशन है वो कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई एक फ्लूइड है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई एक फ्लूइड है। अब वो फ्लूइड टर्म से आप क्या समझते हो? फ्लूइड का मतलब है या तो लिक्विड या तो गैस। ठीक है, फ्लूइड टर्म से हम क्या समझते हैं? फ्लूइड में या तो लिक्विड हो सकता है या तो गैस हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम एयर की बात करें तो एयर भी अपने आप में एक फ्लूइड है। ठीक है, एयर भी क्या है? अपने आप में एक फ्लूइड है। तो अगर मैं मान लो ये मेरे पास कोई भी फ्लूइड आप मान सकते हो, लिक्विड मान लो या गैस मान लो, कोई भी फ्लूइड मान लो या एयर मान लो। तो अगर ये फ्लूइड है मान लो, तो अगर इसके अंदर मैं एक बॉडी को इमर्स कर दूं या प्लेस कर दूं, ठीक है, तो जैसे जब ये बॉडी अपनी इनिशियल स्टेज पे होगी, जैसे मान लो ये फ्लूइड यहाँ से स्टार्ट है, तो जब ये अपनी इनिशियल स्टेज पे होगी, मान लो इस पोजीशन पे होगी, मान लो इस पोजीशन पे होती है, तो इस केस में इस बॉडी पर लगने वाली जो विस्कस फोर्स होगी वो तो पहले जीरो होगी। विस्कस फोर्स पहले तो जीरो, क्योंकि बॉडी अभी मूव ही नहीं कर रही है। जब बॉडी थोड़ी सी और जाके नीचे आएगी तो नीचे जाने पर क्या हो जाएगा कि बॉडी में कुछ ना कुछ विस्कस फोर्स आ जाएगी। ठीक है, अब मान लो बॉडी थोड़ी सी नीचे आ गई तो इस पर कुछ क्या लगेगी? विस्कस फोर्स लगेगी। ठीक है, और साथ में क्या क्या लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा इसका W इज इक्वल टू mg, इसका वेट। W इक्वल टू mg इसका वेट लगेगा। ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पे एक तो इस पे लगेगी अपथ्रस्ट फोर्स और एक अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगी इसके ऊपर? यहाँ से विस्कस फोर्स F। तो मैं अभी इस बॉडी को यहाँ से हटा रहा हूँ जो हमने इनिशियल स्टेज में ली थी। ठीक है, तो ये मेरे पास बॉडी है। ठीक है, ये मेरे पास बॉडी हो जाएगी और ये ऊपर विस्कस फोर्स और यहाँ से लग जाएगी इस पर अपथ्रस्ट फोर्स। इतनी बात क्लियर है? अब आपको पता है कि अपथ्रस्ट फोर्स के बारे में हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं या आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा कि अपथ्रस्ट फोर्स क्या होती है, कि जो भी ये बॉडी है इस बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किया गया जो वेट होता है वो अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। ये होता है V यानी कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। वी रो जी। रो का मतलब होता है कि जो ये फ्लूइड है इस पूरे फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है। वी मतलब क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? जिस बॉडी को आपने इमर्स किया है इस बॉडी का वॉल्यूम। एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये बॉडी जब धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगी तो इसका रिलेटिव मोशन जो है, यानी कि जो यहाँ पे लेयर्स होंगी, लिक्विड की जो लेयर्स होंगी उनके बीच में जो आपके पास रिलेटिव मोशन है वो बढ़ता जाएगा, है ना। लिक्विड की जो लेयर्स होंगी उनके बीच में रिलेटिव मोशन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो धीरे धीरे करते करते क्या होगा कि मान लो ये बॉडी अभी कुछ टाइम के बाद यहाँ आ गई। ठीक है, जब आपने ऑब्जर्व किया, मैं इस फ्लूइड को और थोड़ा नीचे कर देता हूँ, मान लो कि आपने एक स्टेज पे ऑब्जर्व किया कि ये बॉडी यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आने पे क्या हुआ कि अभी भी जब हमने चेक किया तो इस बॉडी का जो नीचे लगने वाला वेट है, वो ज्यादा है U प्लस F के कंपैरिजन में। अगर आप U F को जोड़ दोगे तो उससे ज्यादा वेट की वैल्यू अभी भी उससे ज्यादा आ रही है। ठीक है, अब हमें पता है कि जैसे जैसे विस्कस फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी
तो ज़्यादा विस्कस होने से मतलब लिक्विड की ज़्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा कि वो बॉडी कुछ टाइम के बाद रुकेगी, है ना, वो बॉडी कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। ठीक है, जैसे मैं मान लो मेरे पास एक फ्लूइड है और उस फ्लूइड के अंदर मैं एक बॉल को से फेंक दूँ, बॉल को अगर मैं उसके अंदर फेंकूंगा तो वो बॉल उस फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाएगी। तो मतलब उस लिक्विड के द्वारा जो लगाई गई फ्रिक्शन है या जो विस्कस फोर्स जिसको आप कहते हो वो उसके मोशन को रोकेगी। तो इस केस में क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी तब इस बॉडी की वेलोसिटी जो थी वो कहीं ना कहीं चेंज हो रही थी, क्योंकि नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ आते टाइम इसकी वेलोसिटी पहले बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगी, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगी। तो अगर एक्सेलरेशन होगी तो इसका मतलब है कि बॉडी नीचे आते आते इस स्टेज पर आ जाएगी भाई। ठीक है, अब एक कंडीशन क्या आएगी, एक स्टेज क्या आएगी कि इस बॉडी पे लगने वाली जो अपथ्रस्ट फोर्स और जो विस्कस फोर्स है वो आपके W के बराबर हो जाएगी भाई। ठीक है, यानी कि W इज इक्वल्स टू U प्लस F, क्योंकि इस बॉडी को यहाँ के लिक्विड की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं वो इसके मोशन को रोकेंगी। तो बॉडी एक जगह पर आकर रुकेगी और वो केस कौन सी कंडीशन बनेगी, जब आपके पास नीचे लगने वाला वेट जो है वो U प्लस F के बराबर हो जाएगा। तो इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल बात याद रखो कि पहले वेट ज्यादा था तो बॉडी नीचे आ रही थी, ऊपर वाली दोनों फोर्सेस का सम कम था। फिर एक स्टेज ऐसी आई कि नीचे वाला वेट जो है वो ऊपर वाली अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स के सम के बराबर हो गया, तो वो कंडीशन आपकी बन जाएगी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। सो दैट कंडीशन शुड बी योर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि इस बॉडी पे लगने वाली जो नेट फोर्स होगी दैट शुड बी जीरो, नेट फोर्स शुड बी जीरो। नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर नेट फोर्स जीरो हो गई तो F इज इक्वल्स टू ma, यानी कि न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स अगर जीरो हो गई बेटा, ये फोर्स अगर जीरो हो गई तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब एक्सेलरेशन जीरो होती है तो हमें पता है कि बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगी, और जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी देन दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड योर टर्मिनल वेलोसिटी। इसी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। इसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसी तरीके से जो बारिश की बूंदें होती हैं, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, जब ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं तो अगर उनकी वेलोसिटी नीचे को आते, हमें पता है कि कोई भी बॉडी को जब नीचे की तरफ फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। तो अगर तो रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी, मान लो अगर बढ़ती गई तो वो हमें जब हिट करेगी तो हमें चोट लग जाएगी भाई, है ना, वी विल गेट हर्ट, है ना, हम चोट लग सकती है। या मान लो कि वो अगर कोई गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के शीशे पे अगर रेन ड्रॉप्स गिरेंगी तो शीशे ही तोड़ देंगी भाई। तो इसका मतलब है ऐसा नहीं होता है ना। तो क्यों, तो इसका मतलब क्या है कि एक स्टेज पे आके उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिरना शुरू कर देती है। और वो स्टेज कब होती है, जब उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जीरो, क्योंकि नीचे लगने वाला वेट ऊपर लगने वाली अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स को बैलेंस कर देता है। नेट फोर्स इज जीरो, इफ नेट फोर्स इज जीरो देन एक्सेलरेशन विल आल्सो इक्वल टू जीरो एंड वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है कि टर्मिनल वेलोसिटी का क्या होता है। इसको हम डिराइव कैसे करेंगे वो हम अभी देखते हैं। आप जल्दी से यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसे रफ कर देते हैं और इसको डिराइव करके देखते हैं फिर हमारे पास क्या आंसर आता है। तो चलिए चलते हैं फिर आगे। अब हम इसको डिराइव करेंगे। सिंपल डेरिवेशन है, कुछ नहीं है। देखो मान लेते हैं कि ये जो बॉडी स्फेरिकल बॉडी है, इसकी डेंसिटी मान लो बेटा आपके पास है सिग्मा। क्या डेंसिटी है इसकी, सिग्मा। स्फेरिकल बॉडी की डेंसिटी सिग्मा, जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी मान लो रो है। फ्लूइड की डेंसिटी क्या मान लो, रो है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक चीज पता है कि जो ये वेट है हमें उसको बराबर करना है U प्लस F के। इतनी कंडीशन आपको पता है, इक्विलिब्रियम की स्टेट है भाई, तभी जाकर आपकी टर्मिनल वेलोसिटी आपको मिलेगी भाई, जब दोनों बराबर हो जाएंगे। वेट को निकालना इजी है, वेट तो हो जाएगा mg। क्या हम m को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वेट किसका, इस बॉडी का वेट है, तो वॉल्यूम भी इस बॉडी का होगा। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कितनी, सिग्मा। इसकी डेंसिटी सिग्मा इंटू क्या आ जाएगा, g। तो w की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, w निकाल लिया, u पे आ जाओ भाई। u क्या है, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होती है, v रो g, ये हमने लिखा हुआ है v रो g। वॉल्यूम, लेकिन डेंसिटी किसकी लेंगे अब अपथ्रस्ट में आप डेंसिटी लोगे इस फ्लूइड की डेंसिटी लोगे। अपथ्रस्ट में आप डेंसिटी किसकी लोगे, फ्लूइड की डेंसिटी
लोगे भाई। तो ये फ्लूइड की डेंसिटी आ गई। उसके बाद है विस्कस फोर्स एफ। एफ किसके बराबर होता है भाई? स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। सो दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर वेट, दिस इज योर अपथ्रस्ट एंड दिस इज योर विस्कस फोर्स। अब हमने तीनों चीजें निकालनी हैं और हम इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। तो इक्वल कर देते हैं फिर, ठीक है। तो देखो इक्वल करके क्या होगा? W की वैल्यू डालो यहाँ पे। W कितना है आपके पास? V सिग्मा जी इज इक्वल्स टू U कितना है आपके पास? V रो जी प्लस F कितना है आपके पास? 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है, 6 पाई ईटा आर वी। हमें V निकालना है, तो मैं अगर इस चीज़ को यहाँ ले जाऊँ तो सही होगा, बिल्कुल सही होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं V सिग्मा जी माइनस V रो जी बराबर है 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है, 6 पाई ईटा आर वी। तो देखिए अभी हम फ्लूइड्स चैप्टर कर रहे हैं, तो पहले हम इस चैप्टर के बिल्कुल डेरिवेशन जितनी भी हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है पहले उसको सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जैसे हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में किया था। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स में पहले हमने डेरिवेशंस बेसिक चीज़ें पढ़ी, उसके बाद अलग से लेक्चर मैंने डाले थे उसमें नीट के और जेईई मेंस के, ठीक है। तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे। तो अभी आपको ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। तो देखो V सिग्मा जी माइनस वी रो जी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो देखो मुझे V निकालना है, यहाँ से V और G कॉमन आ रहे हैं दोनों, इनको कॉमन ले लेते हैं भाई। तो हम इसको लिख सकते हैं V ब्रैकेट सिग्मा माइनस रो इंटू जी, ठीक है, इज इक्वल्स टू V को यहाँ रहने दो, बाकी सारी टर्म्स को अगर मैं इसके नीचे ले जाऊँ तो कैसे ही होगा, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है इसको हम उठाकर इसके नीचे ले जाएंगे। तो नीचे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, देखो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 6 पाई ईटा आर, 6 पाई ईटा आर। वी को मैंने यहाँ रहने दिया। अब देखो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो जो बॉडी मैंने वहाँ पे ली थी ना, देखो जो बॉडी हमने ली थी वो स्फेरिकल शेप की बॉडी थी, जो हमने फ्लूइड के अंदर ली थी। जो हमने फ्लूइड के अंदर बॉडी ली थी वो स्फेरिकल शेप की थी। हम स्फेरिकल शेप इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें उसके डायमेंशंस को स्टडी करना काफ़ी ईजी हो जाता है, इसीलिए हम स्फेरिकल बॉडी ले लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है उसका 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, सिग्मा माइनस रो इंटू जी, और नीचे क्या आ जाएगा इसके 6 पाई ईटा आर। अब जो कट्टा काट दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, देन व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 2/9। देखो 2/3 3 जा 9, ऊपर आपके पास कितने आ जाएंगे? आर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास ईटा सिग्मा माइनस रो इंटू जी। सो दिस विल बी योर आंसर ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो आंसर क्या आया? 2/9, बोलिए मेरे साथ, 2/9 आर स्क्वायर अपॉन ईटा रो सिग्मा माइनस रो इंटू जी, 2/9 आर स्क्वायर अपॉन ईटा सिग्मा माइनस रो इंटू जी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी। अब हम यहाँ से क्या क्या चीज़ें और हम सीख सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ से हम एक दो चीज़ें और सीख सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखो अगर मैं इस टर्मिनल वेलोसिटी को ध्यान से देखूं तो ये टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड कर रही है सिग्मा माइनस रो के ऊपर। क्या कर रही है? सिग्मा माइनस रो पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। अगर मैं सिग्मा माइनस रो में बोलूँ तो बेटा सिग्मा किसकी डेंसिटी है? सिग्मा डेंसिटी है उस ऑब्जेक्ट की जो आप फ्लूइड के अंदर डाल रहे हो, जो आप इमर्ज कर रहे हो, उसकी डेंसिटी है। अगर सिग्मा रो से बड़ा हो जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कहीं ना कहीं पॉजिटिव आएगी भाई। क्या आएगी? कहीं ना कहीं पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना। देखो सिग्मा अगर बड़ा हो जाए तो वैल्यू जैसे मान लो ये 2 है, ये 1 है, तो 2 - 1 1 पॉजिटिव वैल्यू, तो टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव में माने जाएंगे हम, है ना। इसका मतलब क्या है कि इससे हम क्या समझ सकते हैं कि इससे आप समझ सकते हो कि दैट्स वाई रेन ड्रॉप्स जो होती हैं वो हमेशा नीचे की तरफ आते टाइम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती हैं। क्यों? क्योंकि रेन ड्रॉप जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और फ्लूइड्स केस में एयर है। तो अगर रेन ड्रॉप हमारे पास क्या होगा? अगर रेन ड्रॉप एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? सिग्मा, और उस फ्लूइड की डेंसिटी जो एयर है वो क्या है? रो।
तो v क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब नीचे की तरफ टर्मिनल वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो जाएगी भाई। तो नीचे की तरफ टर्मिनल वेलोसिटी लगेगी, इसलिए रेन ड्रॉप्स नीचे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे। दूसरा केस, फर्स्ट केस क्लियर है। दूसरा केस, अगर रो बड़ा हो जाए सिग्मा से तो v आपका कहीं ना कहीं नेगेटिव आएगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो डेंसिटी जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है, फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा, तो v जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि टर्मिनल वेलोसिटी अब लगेगी ऊपर की तरफ, अब लगेगी ऊपर की तरफ। तो इसकी एग्जांपल है आपके पास, इसकी एग्जांपल है एयर बबल्स जो निकलते हैं, या फिर जो आपके पास बैलून्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो आपके पास बैलून्स होते हैं जिसमें आपने गैस वगैरह फिल की होती है, वो भी ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से राइज करते हैं। जो बैलून्स होते हैं वो ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से राइज करते हैं। फिर एयर बबल्स निकलते हैं जो आपके, वो भी ऊपर की तरफ धीरे धीरे आपने देखा होगा मोशन करते करते जाते हैं। तो उस पर टर्मिनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ लगती है, इसीलिए उसका मोशन जो है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो ये सेकंड एग्जांपल हमने सीख ली भाई। अब एक और चीज़, यहाँ से हम एक और चीज़ देख पा रहे हैं कि जो v है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ईटा के। v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ईटा का मतलब है कि जितना ज़्यादा आपका मीडियम की विस्कोसिटी होगी उतनी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। क्या बोला मैंने, देख लीजिए एक बार, है ना। देखो मैंने ये समझाया आपको, क्लियर हो गया। अब देखो इससे हम क्या सीख सकते हैं भाई, कि जितनी ज़्यादा मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो टर्मिनल वेलोसिटी v जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ईटा के, यानी कि ईटा इज योर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर हमारे पास ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है और v टर्मिनल वेलोसिटी है, तो जितना ज़्यादा ईटा होगा उतनी कम टर्मिनल वेलोसिटी होगी। मतलब जितना ज़्यादा मीडियम को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उतनी कम टर्मिनल वेलोसिटी। इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक हमारे पास है एयर और एक है हमारे पास वाटर। बताइए ज़्यादा ईटा किसका होगा, ज़्यादा ईटा होगा वाटर का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका ज़्यादा होगा, इसका हो जाएगा कम। इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो वाटर वाले केस में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस केस में वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। यही रीज़न है कि जब हम एक पत्थर को, एक स्टोन को एक हवा में छोड़े और पानी में छोड़े तो पानी में वो स्टोन धीरे धीरे नीचे जाएगा, क्योंकि उस केस में जो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। सो दैट्स वाई टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में इसका एक ग्राफ जो हमारे पास आता है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसका ग्राफ जो बनता है स्टूडेंट्स, वो बनता है हमारे पास वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो ग्राफ कैसे बनेगा कि हमें पता है पहले वेलोसिटी इंक्रीज करती है, ठीक है, पहले वेलोसिटी क्या करती है, पहले वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज करती है, फिर एक टाइम पे आके कांस्टेंट हो जाती है। तो इंक्रीजिंग के लिए ग्राफ कुछ ऐसा बनाते हैं, ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और एक टाइम पर आकर क्या होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो ये जो वेलोसिटी आपके पास आएगी दैट इज योर टर्मिनल वेलोसिटी, दिस इज योर टर्मिनल वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगा भाई, पहले तो एक्सेलरेशन होगा ना, जैसे टर्मिनल वेलोसिटी आएगी वैसे इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रही है। तो एक वेलोसिटी, मतलब ये जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी दैट इज योर टर्मिनल वेलोसिटी। सो दैट्स इट, यही हमने पढ़ना है टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर, इसके ज़्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर